अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा और आप प्रोग्राम देख रहे हैं सेहत सबके लिए। संडे का दिन है और बहुत सारी बारिश हो रही है, बहुत सारे इलाकों में बारिश हो रही है और हमारे यहाँ भी खूब बारिश हो रही है। बारिश होती है, लोगों को वैसे भी रिलैक्स होते हैं, कहते हैं चलो पकोड़े बना लो, बैठे पकोड़े खाएं, साथ न्यूज़ का चैनल लगा लेते हैं। न्यूज़ चैनल पे भी जो है क्या कहने इतनी स्ट्रेसफुल किस्म की न्यूज़ होती है, खूब स्ट्रेसफुल न्यूज़ देखो, पकोड़े खाओ और बैठे रहो बारिश में। तो होता क्या है, होता ये है कि थोड़े से दिल के मसाइल शुरू हो जाते हैं। ऊपर से जब सड़क पे जाने की कोशिश करें तो जगह जगह सड़क खुदी हुई है और बारिश की वजह से पानी इकट्ठा है, तो हॉस्पिटल जाने में भी तकलीफ होती है। इसलिए हमने कहा कि चले टीवी पे ही हॉस्पिटल खोल लेते हैं। और हमारे पास ना सिर्फ ये कि जीपी बल्कि जनरल साहब जो कि स्पेशलिस्ट हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, दिल के अमराज के माहिर हैं, वो आपके लिए यहाँ पे तशरीफ गाह होते हैं और आपके फ़ोन जो हैं हम मुंतज़िर होते हैं। आपको अगर दिल का कोई भी मसला है, दिल की धड़कन तेज़ होती है, कहीं सोजिश हो जाती है, ठंडे पसीने आते हैं, स्टेंट लगा हुआ है, बाईपास हुआ है नहीं हुआ, या दिल के दौरे जैसी तकलीफ होती है, या मैदे में लगता है कि मैदे का प्रॉब्लम है, चेस्ट टाइटनेस हो रही है लेकिन आप क्लियर नहीं है, तो अपने रिपोर्ट्स निकाल लीजिए और आप फौरन फ़ोन घुमा सकते हैं 0519212644। आप नीचे स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप फ़ोन कीजिए और जनरल से आपसे पूछ सकते हैं कि भाई दिल का मुझे क्या मसला है, मेरा ब्लड प्रेशर क्यों कंट्रोल नहीं हो रहा, मुझे क्या करना चाहिए, कौन सी दवा खानी चाहिए, कौन सी डिसकंटिन्यू करनी चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। थैंक यू सो मच जनरल साहब, थैंक यू। एवरी संडे आप हमारा दिल के सारे जो अमराज हैं उनको हैंडल करते हैं। और ये जो हॉस्पिटल हमने खोला हुआ है दूर दराज के इलाकों के लिए और इधर के लिए भी, ये बहुत ही एक आइडियल सिचुएशन है। तो आज जो लोग बहुत ज़्यादा पकोड़े खा के बैठ जाएंगे और उनको थोड़ी सी तकलीफ शुरू हो जाएगी, नमक भी पकोड़ों में खूब होगा, तो उनके ऊपर थोड़ा सा बताइए। देखें, ये वाला मौसम जो होता है, गर्मी हवस बहुत ज़्यादा था, लोग बड़े तंग थे, गर्मी थे, फिर लोड शेडिंग भी है और उसमें लोग तंग थे, तो उनके एक थोड़ा सा रेस्ट मिला है। अच्छा हो गया, मौसम बेहतर हुआ, उनके लिए बहुत अच्छा हुआ है। और कभी कभार पकौड़े खाने में कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं है। चले आज हम भी आज अगर मंगाएंगे वो बैठ के एंजॉय घर पे करना चाहते हैं अच्छे मौसम में तो उन्हें करने दें एंजॉय, लेकिन ये रूटीन नहीं होनी चाहिए, यानी रोज़ाना या हफ्ते में कई बार हो, ये कभी कभार 2 हफ्ते में, महीने में एक बार हो, तो ये बहुत ज़रूरी है। जोर आपका ये था कि एक तो एक्टिविटी, फिजिकल बैठना, जो एक्टिविटी बड़ी ज़रूरी है, पैदल चलना बहुत ज़रूरी है, काम के बहाने से चले, ज़रूरी नहीं कि अगर आपके लिए वर्जिश के लिए टाइम निकालना पड़े वो ना टाइम निकाले, लेकिन जो आप काम कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, उस काम के दौरान कहीं काम करने के लिए बाहर निकलते हैं तो आधा घंटा चल लें, बिल्कुल पैदल चल लें, बजाय मोटर बाइक गाड़ी इस्तेमाल करने के। तो साइकिल, अगर साइकिल चलाएं तो अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत अच्छी है। दूसरा ये है कि खाने में एहतियात करें। देखिए हमारे यहाँ भी कल परसों हमारी एक स्टडी आई है, उसमें यह है कि हमारे से तकरीबन दुनिया में 30-35% लोगों को शुगर है और हमारे यहाँ 50% लोगों को शुगर है। पाकिस्तान में आधी पॉपुलेशन जो है उनको शुगर है, और शुगर जिनको होती है उनके 55% यानी 100 में से 55% को हार्ट अटैक होते हैं। बिल्कुल, दुनिया में 23% को हार्ट अटैक होते हैं और हमारे यहाँ 55% को हार्ट अटैक होते हैं। इसलिए कि हमारे यहाँ जब शुगर होती है पहले तो डायग्नोज ही नहीं, पता ही नहीं चलता, और जब पता चलता है तो हम दवाई लेते हैं तो एहतियात नहीं करते, और अगर दवाई खाते हैं तो कंट्रोल नहीं होती। उनमें से चौथा जो हिस्सा होता है मरीजों का, सिर्फ वो कंट्रोल कर सकता होता है, बाकी 75% उनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती। और जब शुगर कंट्रोल नहीं होती तो आपको दिल के दौरे, फालज, नज़र गई, गुर्दे फेल हो गई, सारे के सारे मामलात होते हैं। तो हर चीज़ का जो आसान हाल है जिसमें कोई पैसा खर्च नहीं है, एहतियात, वॉक करना, पैदल चलना और वजन ना बढ़ने देना और सिगरेट ना पीना, ये चीज़ें ऐसी हैं जो आप खुद बगैर पैसे के कर सकते हैं। मौसम जितना खूबसूरत है, जाइए, हल्की हल्की बारिश हो रही है, उसमें भीगने का अलग ही मज़ा है वैसे नहीं, ये तो एंजॉय करना चाहिए सर। और कल हमारे पास एक डायबिटोलॉजिस्ट मौजूद थे, वो भी यही बता रहे थे कि डायबिटीज़ हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा है, और सबसे बड़ी बात है अनडायग्नोज्ड है, क्योंकि लोग उसको टेस्ट ही नहीं कराते, वो टेस्ट की तरफ जाते ही नहीं। और उसमें भी जो हमारे कॉलर्स आ रहे थे जो डायबिटिक थे, उनको एक ना एक दफ़ा हार्ट अटैक ज़रूर हुआ था। तो ये जो टेस्टिंग है, एनुअल मेडिकल स्क्रीनिंग है, उसके ऊपर थोड़ा सा डॉक्टर साहब बात करिए और लोगों को बताइए कि कौन से वो टेस्ट हैं जो एक जनरल आदमी को 30 साल के बाद करा लेने चाहिए। एक कॉलर की जानिब भी बढ़ लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैम जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? कामरान बस्ती बोल रहा हूँ, रावलपिंडी से। जी बताइए कामरान। मैम क्या हाल है, खैरियत से आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब खैरियत से आप? जी जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल पूछें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक प्रॉब्लम है, लेफ्ट साइड में काफी दिनों से पेन हो रहा था ना जी, तो मैंने लोकल हॉस्पिटल से ईसीजी करवाई जी, तो उन्होंने मुझे ग्रेविनेट दी है ना, इंजेक्शन लगवाया था, उन्होंने कहा था ग्रेविनेट टैबलेट भी ली और इंजेक्शन फर्स्ट एड ट्रीटमेंट भी लगाया था उन्होंने। इंजेक्शन कौन सा लगाया था? ग्रेविनेट। अच्छा, वो तो उल्टी के लिए था, ठीक है। जी, और उन्होंने कहा है जी आप जिस दिन साथ लेते रहे
ठीक है, आप अपनी उम्र भी बताइए। मेरी एज 40 ईयर्स। 40 इयर्स इनकी उम्र। और कोई हार्ट इन्वेस्टिगेशन उन्होंने करवाई हो? उन्होंने कहा कि सीरियल ईसीजी करें, फिर आपका जो डायग्नोज हो सकेगा, क्योंकि जो ईसीजी में जो लेंथ आ रही है ना, उसमें वेरिएशन आ रही है। आपको तकलीफ क्या हुई थी जब आप डॉक्टर साहब के पास गए? मुझे लेफ्ट साइड पे बाजू में पेन हुआ था और लेफ्ट साइड पे जो एक बोझ सा फील कर रहा था। आप उस वक्त क्या कर रहे थे जब आपको ये तकलीफ हुई थी? मुझे ऐसे रूटीन वर्क था, मुझे सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, मुझे स्टेज जो पसीना सा आया है मुझे। जी, और पहले कभी चलने से और सीढ़ियाँ चढ़ने से या वजनी चीज़ उठाने से कभी पसीना या घबराहट वगैरह हुई है? यानी सब ये इस महीने में 2 दफ़ा हुआ है, मुझे पहले कभी नहीं हुआ। आप स्मोकर हैं? नहीं सर। अच्छा, आपके ख़ानदान में वालिदैन बहन भाई किसी को है दिल की बीमारी? नहीं सर, क्या कुछ भी नहीं। शुगर ब्लड प्रेशर है? सर कोई नॉर्मल लेवल में चेक करवाई होगी। आपकी कोई एक्सरसाइज है, वॉक करते हैं? सर वॉक ही है, लेकिन ये मुझे स्टमक प्रॉब्लम है थोड़ी सी। जी जी, उसमें से देखें आपकी उम्र 40 साल है और ये जो आपको सिम्टम्स हुए हैं ये दिल के सिम्टम्स हो सकते हैं। ईसीजी का नामुल होने का ये मतलब नहीं कि आपको तकलीफ़ नहीं है, या उस वक्त अगर टेस्ट आपका ठीक आया तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपके जो सारी चीज़ें ठीक ठाक हैं। आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएँ और उनसे ये सारे एक दफ़ा इन्वेस्टिगेशन अपनी सारी करवा लें, और ये उसमें से शुगर का टेस्ट, जैसे ये अभी पूछती थी डॉक्टर साहिबा के जी कि क्या रूटीन के टेस्ट होने चाहिए, तो वो रूटीन के टेस्ट है कि ब्लड कंप्लीट पिक्चर सीपी होनी चाहिए, ब्लड शुगर होनी चाहिए, यूरिया, क्रेटिनिन, जो किडनी के टेस्ट है, इलेक्ट्रोलाइट्स वो होने चाहिए, लिपिड प्रोफाइल जिसमें कोलेस्ट्रॉल है वो होना चाहिए, यूरिक एसिड होना चाहिए, और साथ ईसीजी के साथ छाती का एक्सरे और एक एको टेस्ट होना चाहिए। जो आपका टेस्ट है उसमें से मैं एडवाइस करूंगा कि आपकी जो एज है उस एज के हिसाब से जो आपको सिम्टम्स हुए हैं वो आपको अपनी स्ट्रेस टेस्ट जो है वो ज़रूर करवाना चाहिए। और स्ट्रेस टेस्ट भी मैं बता दूं कि ईटीटी जो है वो भी 40% मिस करती है, सिर्फ 60% लोगों को बताती है कि आपको बीमारी है या नहीं है, और कई दफ़ा बीमारी होती है तो 40% में वो मिस कर जाती है। तो फिर भी कभी आपके सिम्टम्स हों तो उन सिम्टम्स को सीरियसली लें और फिर फर्दर आगे एंजियोग्राफी या सीटी एंजियो ये करवा लेनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, इन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात की कि उन्होंने उनको ग्रेविनेट का इंजेक्शन लगाया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उल्टी और नौजिया आ रहा होता है और वो समझते हैं हार्ट बर्न है या हमारे मैदे में तकलीफ है। तो वो कैसे इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करें और फ़ौरन जो 7 अप पी लेते हैं वो ना करें, और ये जान लें कि नहीं ये दिल से रिलेटेड है, इसमें महज नौजिया या गैस्ट्रिक नहीं है ये जो मसला है। ये बहुत अच्छा सवाल है। आई थिंक बहुत सारे लोग जो हैं जिनको जब तकलीफ होती है, किसी सीने में दर्द नहीं होता, या अगर सीने में दर्द होता है तो उन्हें मतली या वॉमिटिंग होती है, और वो हार्ट रिलेटेड होती है, उसका मैदे के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। वो एक सिम्टम है, हार्ट अटैक का एक अलामत है, वो अलामत होती है, आपको मतली और वॉमिटिंग होती है। तो ग्रेविनेट ठीक है, अगर है ग्रेविनेट लगा दे ताकि वॉमिटिंग ना हो, लेकिन उसको जो मेन प्रॉब्लम है जो हार्ट अटैक और उसको मिस ना करें। उसका एक टेस्ट होता है, ट्रॉप आई टेस्ट होता है जो फ़ौरन होना चाहिए, फिर उसके बाद 12 घंटे के बाद दोबारा रिपीट होता है, फिर ईसीजी, सीरियल ईसीजी हर घंटे के बाद जो ईसीजी हो रही होती है उसे देख लेते हैं। कई दफ़ा पहली ईसीजी में फ़र्क नहीं आता, फिर बार बार ईसीजी करते हैं घंटों के बाद, फिर उसमें तब्दीलियाँ आनी शुरू होती, फिर आपको पता चलता है। लेकिन अगर आपको शक हो और किसी अस्पताल में आप जाएं और आपको इस तरह के सिम्टम्स हो, घर नहीं आना, बिल्कुल अस्पताल में रहना है, 24 घंटे ऑब्जर्व होना है, क्योंकि कई दफ़ा हार्ट अटैक रुका हुआ होता है, उन 24 घंटों के अंदर हार्ट अटैक हो जाता है, आप घर पहुँचते हैं तो हार्ट अटैक हो जाता है। तो इसलिए हॉस्पिटल में रहें, 24 घंटे ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, इन्होंने कहा सिर्फ ईसीजी और ग्रेविनेट पे इनको भेज दिया गया, तो थोड़ा सा ये भी एडवाइस कीजिए ना कि ये जो ट्रॉप आई टेस्ट है या कार्डियक एंजाइम्स हैं, ये लगा के जो फॉरेन इंटरवेंशन की जाती है, और जिस तरह आप बता रहे थे कि आरआईसी में बाकायदा कितने लोगों को फालिज के अटैक से बचाया गया, स्ट्रोक से या टीआईए से वो बच गए जब उनको ये की गई, तो ये इस इंटरवेंशन फॉरेन कितनी ज़रूरी है? देखिए, सबसे जो बेस्ट इलाज यही है कि आप फ़ौरन दिल वाले स्थान में पहुँचें, ऐसे जहाँ पे एंजियोग्राफी होती है वहाँ पे वो आपको शुरू में असेस करें कि आपको हार्ट अटैक हो रहा है या क्या हो रहा है। और हार्ट अटैक का जो बेस्ट इलाज है कि विद इन फ्यू आवर, फर्स्ट आवर में अगर आप चले गए हैं और आपकी फ़ौरन नाली एंजियोग्राफी हुई, ब्लॉक हुई, खुल गई, स्टेंट डल गया, तो दिल डैमेज ही नहीं हुआ, वो बचत हो गई। नेक्स्ट कॉलर की जानिब बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? सॉरी ड्रॉप हो गए, ठीक है। आप लोग सब जी कॉल कर सकते हैं हमें, और इधर आप नंबर डिस्प्ले हो रहा है उसके ऊपर कॉल कीजिए, और आप जनरल साहब से जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं कोई भी एक सवाल कर सकते हैं दिल के हवाले से। जी जनरल साहब, हम बात कर रहे थे फॉरेन इंटरवेंशन की, जो आप कहते हैं कि फॉरेन एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी भी हो जानी चाहिए। अच्छा, ये जो लगाते हैं जो इंजेक्शंस होते हैं, क्लॉट डिजोल्विंग इंजेक्शंस, इसके बारे में भी थोड़ा सा लोगों को देखिए, जहाँ पे फैसिलिटी नहीं है एंजियोग्राफी की, फॉरेन एंजियोप्लास्टी की, वहाँ पे ये थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी है, जिसे हम एसके थ्रोम्बोलिटिक क्लॉट बस्टिंग जो इंजेक्शन होता है, क्योंकि एक क्लॉट बैठा होता है नाली के अंदर और वो ब्लॉक करके हार्ट अटैक करता है। वो 90% अगर नाली बंद है, 10% क्लॉट है, उसको डिजॉल्व करता है, 10% में फ्लो शुरू हो जाता है और आप हार्ट अटैक
जो है उससे बच जाते हैं, उससे डैमेज नहीं होता या डैमेज कम होता है। तो अगर वो ना एंजियोप्लास्टी हो सके तो ये तो हर जगह पे इंजेक्शन अवेलेबल है। हर ऐसे अस्पताल में जहाँ पे हार्ट अटैक के मरीज़ को ट्रीट किया जाता है वहाँ पे इंजेक्शन अवेलेबल है, वहाँ पे इंजेक्शन फ़ौरन लग जाता है। वो जब ठीक हो जाता है फिर आई थिंक 2-3 दिन के बाद या उसी हफ्ते के हफ्ते 2 हफ्ते में दोबारा एंजियोग्राफी करके उनकी अगर एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है तो वो हो सकती है। अच्छा अच्छा, ये जो हॉल्टर मॉनिटर लगाते हैं ये क्या चीज़ होती है, क्यों लगाई जाती है और इसका क्या मकसद होता है? देखिए, होल्टर मॉनिटर ये होता है कि जी कि हमें एक मरीज़ बताता है कि जी हमें ये सिम्टम्स हैं और मुझे ये तब्दीली आती है, और वो कहता है जी वो सिर्फ चंद मिनटों के लिए होती है, उसके बाद गायब हो जाती है। जब मैं डॉक्टर के पास पहुंचता हूँ, जब मेरे टेस्ट होते हैं तो वो नहीं होती। तो होल्टर मॉनिटर एक किस्म का जो है मॉनिटर है, एक वॉकमैन है। अच्छा, हाँ, तो वो उसकी उसको एक बता चलती फिरती बंदे को जो है वो ईसीजी हो रही होती है, यानी उसको लगा दिया जाता है सीने पे, उसको लीड लगा दी जाती हैं, एक रिकॉर्डर होता है जो सांस लगा दिया जाता है। तो मिस वो नहीं उसकी करते। हार्ट बीट को 24 घंटे या 48 घंटे या 72 घंटे के लिए रिकॉर्ड, जितना डॉक्टर साहब जो सजेस्ट करें उतना रिकॉर्ड करता है। तो उसमें मेन चीज़ जो जिसकी चीज़ के लिए लगाई जाती है वो होती है कि हार्ट बीट इरेगुलर तो नहीं हो गई, ठीक है। फास्ट या स्लो तो नहीं होगी, तो हम उसको मॉनिटर उसको मॉनिटर करते जी। हैं। अगले कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? जी हम अटक से बोल रहे हैं कि मलक अब्दुल रहीम नाम है। जी जी पूछिए। मेरे ये है कि मैं 35 साल से शुगर का भी मरीज हूँ, इंसुलिन भी हूँ, और मुझे 2 स्टंट डले हुए हैं तकरीबन 3.5 साल पहले, एक 3.5 साल पहले और एक 2.5 साल पहले। जी अब मेरा मसला ये है कि मुझे अब भी दर्द हो जाता है, बावजूद का बैठे बिठाए दर्द हो जाता है, और बाद का ये होता है। आज सुबह भी मैं भाग के लिया है, तकरीबन के साथ मैं कुछ 1.25 किलोमीटर चला हूँ तो मुझे सीने पे दर्द हो गया। फिर मैं थोड़ी देर बैठ गया, फिर मैंने बाकी भाग तकरीबन आधा 1 किलोमीटर और गया हूँ, वापसी में भी इसी तरह हुआ है। मैं जिस वक्त चल रहा हूँ तकरीबन आधा 1 किलोमीटर तो मुझे दर्द हो जाता है और पसीना भी आ जाता है। खैर बाद में ठीक हो गया। दवाइयाँ मैं ले रहा हूँ, मॉनिटर ले रहा हूँ, लेपिकेट ले रहा हूँ, नाइट्रोमेट 2.6 मिलीग्राम ले रहा हूँ, इसके अलावा लो ब्लड प्लस ले रहा हूँ, डोपा ले रहा हूँ, और इस तरीके से एक आध और दवाई ले रहा हूँ। लेकिन बात यह है कि मुझे दर्द हो जाता है। मैंने जैसा ये मेरा हुआ था, मैंने स्टंट डलवाया था और पहले स्टंट के बाद मुझे दर्द हो गया। ठीक है, महीने के बाद फिर उन्होंने मुझे चेक किया, फिर मेरी चलिए एंजियोग्राफी। आप अपनी उम्र बता दीजिए। मेरी उम्र 70 साल है। ठीक है, आप अब जवाब सुनिए डॉक्टर साहब से। थैंक यू। जी जी, इनका सवाल था, दर्द होता है उनको। मैं एक जो सवाल इनसे पूछने भूल के वो ये था कि क्या इनकी शुगर कंट्रोल जा रही है कि नहीं। जो हाँ वो कह रहे हैं वो ले रहे हैं बोले ना, तो दवाई शुगर ले रहे हैं, कंट्रोल। लेकिन क्या दवाई लेने में और कंट्रोल शुगर करने में कंट्रोल बड़ा होना है। हाँ, उसमें से ये है कि अगर शुगर कंट्रोल नहीं है तो फिर आपको पेन, ये दर्दें होती रहती हैं। ओबियसली ये खून गाढ़ा होता है, नालियों में फंसता है तो वो आपको दर्द होती है। लेकिन इनका ये है कि 3 साल पहले इनको स्टेंट डला था और वो नालियों में जिनमें स्टेंट डला था, एक जो है पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है कि उन स्टेंटों में कोई ब्लॉकेज आ गई और उसकी वजह से इन्हें पेन हो रहा हो। दूसरा ये होता है कि उन नालियों जिनमें स्टेंट डला था उसके अलावा नालियों में बीमारी हो, जो उस वक्त उन्होंने स्टेंट नहीं डाला था कि ये छोटी नालियाँ और उसमें से स्टेंट नहीं डाल सकता, तो इसलिए दवाइयों से ही कंट्रोल करें। तो कई दफ़ा वो नालियाँ जो प्रॉब्लम दे रही होती हैं तो आपको दोबारा डॉक्टर साहब के पास जाना होता है और अपना नुस्खा एडजस्ट करो। ये दवाइयाँ जो ले रहे हैं ठीक ले रहे हैं, हाँ जितनी उन्होंने बताई हैं उनकी डोज एडजस्ट करनी होती है, या फिर और 7 दवाई जो है वो शामिल करनी होती है, या फिर इनके टेस्ट करके ETT और वो देख के कि क्या किसी जगह प्रॉब्लम आ रहा है, कोई स्टेंट बंद तो नहीं हुए, तो दोबारा CT एंजियो या एंजियो करके ये देखा जा सकता है कि इनका कोई नया मसला तो नहीं आया। अगर आया तो उसको आगे फिर उसी हिसाब से टैकल किया जाए। अगर स्टेंट की ज़रूरत है स्टेंट डाला जाए, और अगर दवाइयों की ऐड करने की ज़रूरत है तो दवाइयाँ ऐड की जाए। तो हम ये कैसे डिटरमिन करते हैं कि हमारे लिए कितनी एक्सरसाइज जो है वो ऑप्टिमम है? ये जो एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट है ये है आइडियल या क्या है? नहीं, हमारा देखें जी, एक्सरसाइज आपके लिए नॉर्मली तो आधा घंटा हर एक बंदे को नहीं, जैसे फॉर रोजाना एग्जांपल चलनी इनको चाहिए। दर्द शुरू हो जाता है नहीं, तो वो उनकी हद है। जहाँ वो पे उनकी दर्द हद है। शुरू हो जाता है उससे आगे उन्होंने नहीं नहीं चलना, करना, वहाँ पे बिल्कुल। रुक जाना है। क्योंकि बहुत लोग अपने आप को ओवर एक्सर्ट भी कर लेते नहीं, हैं ना। कुछ अभी लोग recently। ऐसे करते हैं कि उस दर्द को ठीक करना की कोशिश करते हैं तेज चल के और जोर लगा के, जोर से दर्द ठीक नहीं होता, हार्ट अटैक हो जाता है। इसलिए जिस चलने पे आपको सीने में दर्द हो जाए वहाँ पे आपने रुक जाना है, और वो आपकी हद है। और पहले डॉक्टर साहब को जाके चेक करवाएं, अपनी दवाइयाँ एडजस्ट करवाएं और देखें जी कि कोई आपको मसला हो तो नहीं रहा, और फिर उसके बाद अगर डॉक्टर साहब इजाज़त दें तो फिर अपनी जो एक्सरसाइज का टाइम या उसकी डिस्टेंस है फिर उसका वो बढ़ाएं। तो बेसिकली एक अलार्म है आपके लिए दर्द जो है, और उस पर आपने रुक ये जाना बहुत है। लोग खुशकिस्मत है जिन्हें दर्द होता है, एक वार्निंग मिल जाती है। बहुत सारे लोग 30-40% लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दर्द होता ही नहीं है, उन्हें चलते चलते हार्ट अटैक हो जाता है।
और उन्हें वार्निंग नहीं मिलती। वार्निंग भी एक कुदरत की तरफ से एक नेमत है कि आपको बता देता है जी आपको तकलीफ हो रही है, आप रुक जाएं, आप अगर और चलेंगे तो आपको हार्ट अटैक हो जाएगा। तो ये वाली वार्निंग है, इस वार्निंग को आपको जो है तवज्जो देनी चाहिए, लिफ्ट करानी चाहिए और रुक जाना चाहिए। चाहे आप कोई काम कर रहे हैं, चाहे आप खाना खा रहे हैं, चाहे आप सीढ़ियाँ चढ़ें, जहाँ पे दर्द हुआ है वहीं पे रुक जाएं। और अगर आपके पास एंजियोसिड है तो वो ज़ुबान की गोली रख लें ताकि आपकी ये दर्द जो है ये ठीक हो जाए। अच्छा, वो तो हम हमेशा बात करते हैं इमरजेंसी किट की कि अपने घर में, और स्पेशली जितने भी हार्ट पेशेंट्स हैं, ब्लड प्रेशर का मसला है, हार्ट का मसला है, वो उन्होंने एंजियोसिड ज़रूर रखनी है और फ़ौरन अपने ज़बान के नीचे रख लेनी है, या फिर डिस्प्रिन को घोल के जो है वो उन्होंने पी लेना है। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ी सी बात करिए ये जो पैल्पिटेशंस। अच्छा, कॉलर पहले ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रही हैं, कहाँ से? मिसेस फ़हीम मुफ्ती बोल रही हूँ इस्लामाबाद। जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी बताइए। वेलकम जी, बहुत अच्छा लगता है रेगुलर करने के लिए कि आप लोग हर चीज़ की इंफॉर्मेशन देती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जर्नल साहब। जी वालेकुम सलाम जी। जी सवाल आपका। सर, मैंने आपसे ये पूछना है कि बाज़ लेडीज़ हैं जो बेबी को फीड करवाती हैं, राइट साइड पे करवाती हैं तो कुछ नहीं होता, लेफ्ट साइड पे करवाती हैं तो उनका घबराहट होती है, होंठ नीले हो जाते हैं और है सब कुछ ठीक। तो ये कौन सी कंडीशन है, हार्ट की या किसी भी बीमारी की? नहीं, आप होंठ नीले बेबी के हो जाते हैं या नहीं, फिर नहीं, मदर के हो जाते हैं? मदर के। left। हाँ, उसमें आई थिंक फिर आपको है, अपना आप सुनिए। चेकअप जरूर Thank you। करवाना चाहिए। नॉर्मली जो है वो आपको लेफ्ट या राइट साइड से फीड करवाएं, इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। उसमें से मेरी आपको ये मशवरा है कि आप अपनी ईसीजी, चेस्ट का एक्सरे और एको ज़रूर करवा लें, अपने आप को एक दफ़ा डॉक्टर साहब को दिखा दें, और अगर उसमें से वो नॉर्मल निकलता तो फिर कोई फिक्र करने वाली कोई बात नहीं। अगर दर्द भी होता तो उसकी आप परवाह ना करें। वो नॉर्मली अगर कोई पैदाइशी तौर पे आपको हार्ट का मसला हो या कई दफ़ा आपकी नालियाँ वगैरह बंद हो तो उससे मसला हो सकता है। लेकिन एज आपकी कितनी है? नहीं, इनकी एज नहीं, ये वैसे जनरल इन औरतों का, ये तो इनके अपने लिए नहीं पूछ रही थी, मेरा ख्याल है ये वो उन औरतों के पूछ रही थी जो रिलेटिव्स की, जो कि बच्चे को जब फीड कराती हैं तो उनको मुश्किल होती है। उसमें एज सच हार्ट के ऊपर किसी साइड पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, किसी साइड से वो फीड करवा रही हैं। अच्छा। उसमें से लेकिन जब उनको ऐसे सिम्टम्स हैं तो अपनी ईसीजी, छाती के एक्सरे और इको, अल्ट्रासाउंड दिल का ये जरूर करवा लेना। अच्छा, ये जो बहुत सारी यंग लड़कियों का डॉक्टर साहब ये अचानक फेंट हो जाना या इस तरह के उनको यही नीले हो जाना, ये तो ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड कह रही थी, लेकिन वैसे भी होता है ना, तो उनमें फिर पता चलता है कि जिनको पीडीए है या पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस है, या कहते हैं कि भाई अभी प्रेगनेंसी या शादी से पहले इसको फिक्स करा ले, इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात कीजिए कि क्या ये वाकई। आपने प्रेगनेंसी का नाम लिया तो आई थिंक इसी प्रोग्राम की वसातत से हम जो हमारे नाजरीन हैं उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप अफोर्ड करवा सकते हैं तो आज अफोर्ड कर सकते हैं, तो मेरा ये मशवरा होगा कि हमारी वो सारी ख़वातीन जो कि जिनकी शादी होती है और वो आगे जाके बच्चे जो है उसमें पैदाइश के लिए वो एक्सपेक्ट कर रही होती हैं, तो उन्हें अपना बेसिक जो एको है वो ज़रूर करवाना चाहिए। जैसे आपने कहा कि हमारे बहुत सारे मरीज़ है, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसी सर्विस है नहीं है कि आप पैदाइश पे आपके एको हो जाए, आप जो बड़े हो तो आपका एको हो जाए, और आप जब तक बीमार ना हो आप एको करवाते नहीं है, कोई एडवाइस ना करो उस तक एको करवाते नहीं। तो अगर ये जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं वो अगर शुरू में ही अपनी एको करवा लें तो उसमें पता चल जाता है जी कि कोई ऐसी बीमारी है जो कि पैदाइशी तौर पे है, जो आगे जाके इन्हें प्रेगनेंसी में इनके लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है, और उसको ट्रीट करने की ज़रूरत है, और साथ बच्चे को भी ट्रीट करने की ज़रूरत है, और प्रेगनेंसी को फिर आपको मॉनिटर करने की ज़रूरत होती है। उसमें मॉनिटर दोनों करते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट भी मॉनिटर करता है, फिर जो गायनेकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन है वो भी। बल्कि आजकल तो ये एक्लेम्पसिया, प्री एक्लेम्पसिया भी बहुत ज़्यादा है, जो हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर की बीमारी ये तो मेजर प्रॉब्लम है ना। तो ये देखें, ये मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं जो कि डायबिटीज़ और एक्लेम्पसिया और ब्लड प्रेशर जो है ये मेजर प्रॉब्लम है, और इसमें स्टिल बर्थ्स होती हैं, और उसमें से प्रेगनेंसी आपकी जो है वो चली जाती, टर्मिनेट हो जाती है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं, देखें जब आपको ब्लड प्रेशर, आपने इसका जिक्र कर ही दिया कि जब आपको ब्लड प्रेशर और शुगर है तो प्रेगनेंसी या प्रेग्नेंट होने से पहले उसे टाइट कंट्रोल करें। ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी में हमेशा 130-80 के करीब रहना चाहिए, इंक्रीज नहीं होना चाहिए। इंक्रीज 130-80 से ऊपर नहीं जाना, हर सूरत में इस लेवल पे रखेंगे तो आप प्रेगनेंसी को आगे मेंटेन कर सकेंगे, वरना अदरवाइज स्टिल बर्थ के या टर्मिनेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपने हमेशा मॉनिटर करना है, नमक का भी कंट्रोल करना है, और डॉक्टर के पास जाके कार्डियोलॉजिस्ट से भी पूरी थ्रू आउट जो है वो असेस कराते रहना है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये पूछ रही थी, ये जो पैल्पिटेशंस होती हैं, आपके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है फॉर वट एवर रीज़न, अनीमिया से, हाइपोथायरॉयडिज्म से, कहते हैं कि उसकी वजह से भी, इरेगुलर हार्ट बीट से भी क्लॉट बनता है। तो इस इरेगुलर हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए क्या मैकेनिज्म दिया जाता है या किया जाता है? देखिए, उसमें से इरेगुलर हार्ट बीट की कई वजूहात हैं। उसमें से
किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो उससे हार्ट बीट रहेगा, जैसे हम एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं, एट्रियल फिल्टर कहते हैं, वो हो जाता है। फिर वैल्वुलर हार्ट डिजीज, रूमेटिक वैल्वुलर हार्ट डिजीज, जिसको रूमेटिक फीवर बचपन में हुआ, उसके वैल्व ख़राब हो गए, उससे आगे चांसेस, और स्पेशली माइट्रल डिजीज़ वाला जो होता है उसमें एट्रियल फिब्रिलेशन ज़्यादा होती है। डायबिटिक पेशेंट है उनको ज़्यादा होती है, कुछ जिनको डायबिटीज़ हो, हार्ट अटैक हो चुके हों, उनकी एट्रियल फिब्रिलेशन या इरेगुलर हार्ट बीट ज़्यादा होती है। और किसको कई एक कंडीशन ऐसी होती है ना आपको ब्लड प्रेशर होता है, ना आपको शुगर होती है, आपको अचानक इस तरह की हार्ट बीट इरेगुलर हो, जिसे कहते हैं लो एट्रियल फिब्रिलेशन। हाँ, लेकिन उसको ठीक ज़रूर करना होता है, क्योंकि अगर आप उसको रेगुलर नहीं करेंगे तो चांसेस है कि आपके दिल के अंदर क्लॉट बनेगा, जमेगा, और वो जो क्लॉट बनेगा, लोथड़ा बनेगा, वो टूट टूट के पूरे जिस्म में फैल रहा होगा। दिमाग में जाएगा तो फॉलेज करेगा, आंख में जाएगा तो अंधा कर देगा, किडनी में जाएगा किडनी फेल हो गए, टांगों में गया तो टांगें बंद कर दी और टांगें काटनी पड़ी। तो इसलिए उसके ब्लड थिनर, उसके लिए क्लॉट डिजॉल्विंग ड्रग लेनी होती है, वो जरूर लेनी। पहले तो कोशिश हमारी ये होती है कि वो रेगुलर हो जाए, हार्ट बीट रेगुलर हो जाए, दवाइयों से हो जाए, कई दफ़ा हम डीसी शॉक दे के, हाँ, उससे भी उसको रेगुलर करने की कोशिश करते हैं। तो लेकिन ये एक बहुत सीरियस कंडीशन है और इसको ज़रूर इसके बड़ी तवज्जो देनी चाहिए और फ़ौरन जो कार्डियोलॉजिस्ट के पास रिपोर्ट करनी चाहिए, ताकि आपकी ट्रीटमेंट वो फ़ौरन शुरू हो जाए। आपने इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है इरेगुलर हार्ट बीट को। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? जी कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? मैं मोहम्मद हुसैन बोल रहा हूँ जी, मानसरा से। जी अपना सवाल पूछिए। बात करनी है ना, बात कराएं। जी जी वो सुन रहे हैं, बताइए। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरी एज 76 है जी। मेरी एज 76 है। मुझे ये बाजू, बाएं बाजू में दर्द हुआ था, तकरीबन 1 साल से ज्यादा हो गया है, और मुझे एतबार कम्प्लेक्स में ले गए थे, और मुझे वहाँ पर ये दिल का हार्ट का दर्द है, मैं बैठ ही नहीं सकता था, खड़ा भी नहीं हो सकता, इतना शदीद दर्द था मेरे बाएं बाजू में। लेकिन ये ऐसा दर्द था जो पता नहीं कितने साल पहले मुझे हुआ था, लेकिन मानसरा में एक डॉक्टर थे काजी साहब, उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाया और मैं ठीक हो गया था। ये इन्होंने मेरे दिल का वो कर दिया, कह रहे थे कि ये दिल का दर्द है। आपकी कोई एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी कुछ हुआ है, स्टेंट डला है, कुछ हुआ है आपका? ये एंजियोग्राफी उसको उन्होंने किया था। उसमें क्या निकला? हाँ जी उन्होंने किया था कुछ, वो मेरे इधर से वो तो डालकर नहीं, उन्होंने उसके बाद आपको उसकी रिपोर्ट क्या बताई कि कितनी नालियां आपकी बंद थी? उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बस यही कहा था कि आप हो गए, ठीक हो गए आप। नहीं, उन्होंने फिर आपको दवाइयां लिख के दी हैं? हाँ जी दवाइयां लिख के दी हैं ना। और उससे आपको आराम है? बस ये खाता हूँ मैं, आराम ही है अल्लाह के फजल से। बस ठीक है, फर्स्ट क्लास। वो दवाइयाँ खाते रहें और 3-3 महीने के बाद डॉक्टर साहब को दिखाते रहें, माशाल्लाह फर्स्ट क्लास है। अभी वो दर्द हुआ, ठीक हो गया, और दवाइयों में आपने कोई नाकाम नहीं करना, और जो डॉक्टर साहब ने आपको एहतियात बताई है खुराक में, वो आपने एहतियात करनी है। आप सिगरेट तो नहीं पीते या हुक्का तो नहीं पीते? मेरा ख्याल है कट गई है बस ठीक है। तो बेसिकली उनको, हाँ, उसमें आई थिंक उनका 76 एज है, उनकी एंजियोग्राफी हुई है, मगर इतनी ज़्यादा नहीं हुई होगी जिसमें उन्होंने स्टेंट की ज़रूरत होगी या बाईपास की ज़रूरत होगी, तो उन्होंने दवाइयाँ लिख के दी होंगी, दवाइयों से नहीं आराम है। तो जिन मरीज़ों को जो डॉक्टर साहब ने मशवरा दिया और इतनी ज़्यादा बीमारी नहीं हो, बाईपास और स्टेंट एडवाइस नहीं किया, वो अपनी दवाइयाँ बाकायदगी से लेते रहें, तो फिर उन्हें कोई एमरजेंसी या प्रॉब्लम नहीं होता। दवाई किसी सूरत में बंद नहीं करनी। देखिए, जब आपको दिल की बीमारी होती है तो चंद महीने और सालों के लिए नहीं होती, ये सारी उम्र की बीमारी होती है, और कब्र तक ये साथ बीमारी जाती है, और आपने दवाई कब्र तक साथ खानी है। और ये नहीं कहना जी आप मैंने बंद कर दी, डॉक्टर साहब ने तो मुझे 2 महीने के बाद बुलाया था, मैंने 2 महीने के बाद बंद कर दी, मैं तो नहीं जा सका डॉक्टर साहब के पास, अब मैंने दवाई बंद कर दी। नहीं, दवाई नहीं, डॉक्टर साहब पास नहीं जा सके और बात है, दवाई नहीं बंद करनी आपने, दवाई आपने हमेशा जारी रखनी है। और शुगर की भी, क्योंकि शुगर की दवाई बंद करेंगे तो फिर दिल का शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल की जो है जो बीमारियां हैं, ये ठीक नहीं होती, ये कंट्रोल होती है, और ये कंट्रोल तब होती हैं जब आप दवाई लेते हैं। तो इसलिए दवाई का लेना जो है वो मरीजों के लिए बहुत ज़रूरी है। और हमारे पास जो इमरजेंसी आती है, और ज़्यादातर मरीज़ हमारी ओपीडी में आते हैं, वो होते हैं जिन्होंने दवाइयाँ छोड़ी हों, जिन्होंने एहतियात छोड़ी हुई। ठीक है जी, थैंक यू जी। अगले कॉलर की जानिब, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? ओके
मेरे ख्याल ड्रॉप हो गए। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे पास एक प्लेयर आया था, फुटबॉल प्लेयर बच्चा, वो कहने लगा कि मुझे कुछ साल पहले स्ट्रेप थ्रोट हुआ था, थ्रोट का इन्फेक्शन हुआ, बहुत एंटीबायोटिक्स को लेनी पड़ी और साथ साथ उससे आर्थराइटिस माइग्रेटरी भी होता है। अब वो रूमेटिक फीवर की तरफ था, एएसओ टाइटर भी उसका पॉजिटिव था, तो इसका एंडोकार्डाइटिस या हार्ट से क्या ताल्लुक है, इनको क्या एहतियात करनी चाहिए और ये बच्चे कैसे आगे बढ़े? ये देखें, ये अभी बीमारी है, बड़ी ख़तरनाक बीमारी है और ये पूरी दुनिया में ये बीमारी रोमेटिक हार्ट डिजीज़ तकरीबन ख़त्म हो गई है सिवाय सब कॉन्टिनेंट के। हमारे साउथ एशिया में ये अभी है और इसमें से बेसिकली पुअर हाइजीन की वजह से, जहाँ पे हमारी कम्युनिटी लिविंग है, इकट्ठे रहते हैं, यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, गला आपका ख़राब हुआ वो इन्फेक्शन बाकियों को भी इन्फेक्शन होगी, गला ख़राब हुआ उसके जरासीम जो है वो जोड़ ख़राब करते हैं और दिल ख़राब करते हैं, यानी कि दिल के वैल्व के ऊपर उनका असर होता है, दिल की इन्फ्लेमेशन, सोजश हो जाती है दिल की, और वैल्व या सिकुड़ जाता है या लीक करना शुरू हो जाता है और आपको नहीं पता चलता। 15 साल के बाद आपको पता चलता है कि आपका दिल के वैल्व को इफेक्ट हुआ था और उसके सिम्टम उस वक्त आने शुरू होते हैं। अब जब आपको गला ख़राब हो और जोड़ों में दर्द हो, ये रोमेटिक फीवर है, इसकी पेनिसिलिन इसकी दवाई है, वो हर सूरत में डॉक्टर के पास जाके फ़ौरन दवाई ले लेनी चाहिए और ये 5 से 15 साल के दरमियान होता है। और उसमें से ये बहुत ज़रूरी है कि इस एज ग्रुप में स्पेशली स्कूल वाले बच्चे हैं, फिर इसी तरह रिक्रूट्स हमारे होते हैं जहाँ पे इकट्ठे होते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, ये इन्फेक्शन ज़्यादा होती है और ये इसका इलाज हो जाता है, बचपन में ही इलाज होता है। अगर आप पेनिसिलिन का कोर्स पूरा कर लें तो हाँ वो ठीक है जी। थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? एक्चुअली प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि कॉल्स आ रही हैं लेकिन बारिशों की वजह से कनेक्शंस पुअर हैं तो वो ड्रॉप हो रही हैं। जी आप सुन रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? मैं शेरबरीपुर से बात कर रहा हूँ। जी बताइए। मेरा मसला ये है मैम कि मेरी एज 36 है जी। मुझे लेफ्ट साइड पे कभी कभी पेन महसूस होता है, दिन में दो बार भी 3 मरतबा भी हो सकता है, लेकिन ये पेन थोड़ी देर रहता है फिर पीछे चला जाता है, शोल्डर में चला जाता है। वॉक भी करता हूँ, कुछ भी नहीं होता, रनिंग के दौरान कुछ नहीं होता, जिम के दौरान कुछ नहीं होता, लेकिन असर से लेकर इशा तक मुझे ये पेन होता है। इसकी मुझे समझ नहीं आती मुझे क्या करना चाहिए। डॉक्टर साहब से मेरा सवाल इस पर है, मुझे ब्रीफ जी। इन्वेस्टिगेशन कोई कराई है आपने अभी तक? जी मेरे ईसीजी टेस्ट बिल्कुल क्लियर है, ऑल्टर टेस्ट बिल्कुल क्लियर है, उसके बाद एक को बिल्कुल क्लियर है, ईसीजी बिल्कुल क्लियर है, हर चीज क्लियर है मेरी। शुगर 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 तो नहीं है? शुगर वगैरह कुछ भी नहीं है, टेस्ट क्लियर है। सिगरेट तो नहीं पीते आप? कुछ भी नहीं करता सर। आपके वालिदैन बहन भाई यार आपके फैमिली में ददयाल ननियाल में किसी को बीमारी तो नहीं है? नहीं किसी को कुछ नहीं है। तो बस फिर चांद छोड़ दे डॉक्टर की। दैट मीन्स कि माशाल्लाह से गुड न्यूज़, बहुत अच्छी खबर है कि माशाल्लाह आपके टेस्ट हुए हैं, आपके टेस्ट बिल्कुल ठीक ठाक सारे हैं, आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जो आपको दर्द है ये मोस्ट प्रोबेबली पट्ठों का दर्द है, और अगर आपको फिर भी शक रहता है और वहमी है आप बहुत ज़्यादा, तो फिर एक सीटी एंजियो करवा लें, वो बता दे कि आपकी नालियाँ साफ है, उसके बाद आप डॉक्टर के पास साल में 1 दफ़ा बस जाए। बस ठीक है, आपने सुन लिया। अब फौरन जो है ना विटामिन डी अपनी शुरू करा ले, पट्टे अपने जो है वो उनको एक्सरसाइज बहुत जरूरी है जी। देखें ये बहुत हमारे पट्ठों के जिम सीने की दर्दें, जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ये सारी दर्दें ठीक हो जाती हैं क्योंकि मसल टोन अप हो जाते हैं। मसल ढीले पड़े होते हैं, जो ही आप एक्सरसाइज शुरू करते हैं टोन अप होते हैं, आपकी सारी दर्दें ठीक, जोड़ों के दर्द भी ठीक हो जाते हैं और पट्ठों के दर्द भी ठीक होते हैं। हमारा जो है ना सुस्ती, कायली और बैठे रहना, ये हमारी सबसे बड़ी बीमारी। बिल्कुल। जब हम वर्जिश करना शुरू करें, एक्टिव होते हैं फिजिकली, आपकी बहुत सारी बीमारियां और बहुत सारी दर्दें जो है बगैर दवाई पैरासीटामोल ब्रूफन के ये सारी ठीक हो जाते हैं। अच्छा, इन्होंने एक और इंटरेस्टिंग बात की कि असर से शुरू हो जाता है ये, मतलब शाम और रात के वक्त हो जाते हैं, तो जाहिर है मेरा ख्याल है जब फुर्सत आती है इंसान के दिमाग पे तो तब उसको बहुत सारी दर्दें फील भी होना शुरू हो जाती है। दिन खत्म होता है ना, इवनिंग नजदीक आती है तो बंदे पे डिप्रेशन आनी शुरू, रात को क्या बनेगा, अगर कुछ हो गया तो क्या बनेगा, वो डिप्रेशन होती है जो आपके सिम्टम्स को बढ़ाती है। आपकी तकलीफ जो दिन के शुरू के हिस्से में होती है ना, वो सही तकलीफ होती है, और जो शाम वाली तकलीफ होती है हमेशा साइकोलॉजिकल या नफ्सियाती तकलीफ बिल्कुल होती है। जी। अगले कॉलर, अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? वालेकुम सलाम जी। मैडम इकबाल बोल रहा हूँ भैया से। जी पूछिए इकबाल साहब। पहले 2015 में मेरा बाईपास हुआ है, अब फिर मुझे तकलीफ हो गई थोड़े दिन पहले, कोई 1 हफ्ता पहले जी। वो छाती में पेन हुए तो मैं अस्पताल चला गया हूँ, अस्पताल गया हूँ, अस्पताल पहुंचा हूँ तो वहाँ पे उन्होंने कहा जी इमरजेंसी में है, वो के एक इंजेक्शन होता है वो लगाया है। ठीक है। अभी मेरा मसला ये चला है कि मैं दवाइयाँ तो खा रहा हूँ ऑटोमेटिक, शुगर भी है साथ, शुगर 200 पे कभी 218-20 पे इधर ये 7 तक रहती है। ठीक है। तो अभी एंजियोग्राफी कितनी देर में हो सकती है, ये सिर्फ पूछना था कि अभी फौरन जाऊं तो हो जाएगी या कुछ दिन बाद होगी, किस तरह होगी? ये आपको एसके कब लगा है?
ये तो एक हफ्ता हो गया है। हफ्ता हो चुका है। हाँ जी ठीक। और अभी उसके एसके लगने के बाद आपको दोबारा सीने में दर्द होता है? सर दोबारा नहीं, बस कमजोरी सी महसूस हो रही है, अभी दर्द नहीं। हाँ बस 2 हफ्ते के बाद आपको अपनी सीटी एंजियो और एंजियोग्राफी आपकी हो सकती है। अभी आप चलें फिरें, अपनी दवाइयाँ बाकायदगी से लें, एहतियात करें, बहुत ज़्यादा चलें ना, बहुत ज़्यादा खाएं ना, शुगर को कंट्रोल करके रखें। 200 आपकी ज़्यादा शुगर है, आपकी सुबह की शुगर बगैर खाए पिए 120 से ऊपर ना जाए, और शाम वाली शुगर खाने से पहले 160 से ऊपर ना जाए। और अपनी दवाइयाँ बाकायदगी से लें, कोई ज़ोर वाला काम नहीं करना, कोई आपने भी काम काज शुरू नहीं करना जब तक आपकी एंजियोग्राफी ना हो जाए। उस एंजियोग्राफी में हमें पता चलेगा कि आपके क्या सारे ही बाईपास बंद हो गए हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक हुआ है, या उनमें से कुछ बाईपास 1 या 2 बंद हो जिससे हार्ट अटैक हुआ है, या कोई और नई बीमारी तो नहीं आई। लेकिन ये एंजियोग्राफी आपके लिए करवानी ये ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था। बहुत सारे लोग ये स्ट्रेप्टोकाइनेस लगाने के बाद और सिम्टम्स नहीं आ रहे तो छोड़ देते हैं, एंजियोग्राफी कराएंगे ही नहीं, लेकिन इनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि ये तो एक वार्निंग साइन थी ना इनको कि इन्होंने एंजियोग्राफी करा लेनी है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोगों, बच्चों को, स्पेशली यंग लड़कों को ये TIA बहुत होता है, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक के। अचानक जो है उनको लेफ्ट साइडेड वीकनेस हो गई, हाथ इस तरह से गिर गया और फिर वो थोड़ी देर बाद ठीक हो गया। इन लोगों को भी बताइए कि इनको कौन सी इन्वेस्टिगेशन कराना है और ये कैसा वार्निंग साइन था इनके लिए? ये बड़ा ज़रूरी सवाल है। आई थिंक कई दफ़ा एक पेशेंट आपके पास आता है, या तो ये उन लोगों को ज़्यादातर होता है जो जैसे फिज़िकल एक्टिविटी ना करते हो, मोटापा जिनमें ज़्यादा हो, शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, चर्बी की मिकदार जो जिस्म में ज़्यादा है, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके दिल के अंदर सुराख होता है। एक सुराख होता है जो बड़ा, जो जिसके लिए आपको सर्जरी या आपको अक्लूडर या वो आपको एंजियोप्लास्टी करनी पड़ती है। एक क्या होता है जिसे कहते हैं छोटा पेटेंट फोरम अनवेल, PFO। वो PFO अगर किसी का हो तो एक जो है वो पैराडॉक्सिकल एम्बुलेंस होता है जो कि लेफ्ट साइड से जो राइट साइड से लेफ्ट साइड में जाके आपको स्ट्रोक कर सकता है। अगर हर चीज़ नॉर्मल है, आपकी कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल है, आपको शुगर भी नहीं है, ब्लड प्रेशर भी नहीं है, मोटापा भी नहीं है, दिल की बीमारी भी नहीं है, और आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह ठीक है, तो फिर आपको वो देखना चाहिए कहीं PFO तो नहीं है। अगर वो PFO है और उसने आपको स्ट्रोक किया है तो फिर उसके लिए एक नया क्लूडर, जो उस सुराख को बंद करने के लिए एक नई जो है वॉचमैन डिवाइस आई है, वो लगा के उस सुराख को बंद कर दिया जाता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट आंसर था जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। जी कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? जी मैं इमरान बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी पूछिए। मैं डॉक्टर साहब से बात कर रही है। मेरे ससुर साहब का स्टंटिंग जो है डॉक्टर साहब ने की थी RIC में आज से तकरीबन 6 से 7 साल कबल। अब उनको दोबारा जो है वो दिल की ट्रबल हो रही है, तो जब हमने चेकअप कराया, उनकी एंजियोग्राफी हुई तो पता चला कि स्टंट ब्लॉक हो चुके हैं। तो अब बाईपास का जो हमें एडवाइस किया जा रहा है, लेकिन डॉक्टर का ये कहना है कि ये बाईपास क्रिटिकल हो सकता है। तो अब वो मेडिकेशन पे हैं, तो क्या हम इसको मेडिकेशन को प्रोलॉन्ग करें या बाईपास के लिए हम डिसीजन लें इस सिचुएशन में? और दूसरा डॉक्टर साहब अपनी फिटनेस का राज लाजमी बताएं, क्योंकि माशाल्लाह आज से 7 साल पहले भी जब आपसे मुलाकात हुई तो आप इसी तरह हैंडसम और गुड लुकिंग थे, तो हमें भी काइंडली ये राज बताएं ना। ये राज तो है कि हर संडे को थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके जो मेरे लिए आपके तारीफ़ी कलमात से बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अपने ससुर साहब की उम्र बता दीजिएगा। सर इनकी उम्र है 67 सर। हाँ यंग है, अभी यंग है। नहीं उसमें से आई थिंक फिर इनका ये सिलसिला है कि ये कुछ लोग जो है उनकी स्टेंट को जो है वो नालियाँ कबूल नहीं करती और उसमें जो ब्लॉकेजेस हैं वो जल्दी आ जाते हैं, चंद महीनों में चंद सालों में आ जाते हैं। और जब ये स्टेंट ब्लॉक, बशर्ते कि उन्होंने पूरी एहतियात की हुई हो और दवाइयाँ अपनी बाकायदगी से खाई हो, फिर हम कह सकते हैं कि ये स्टेंट जो है दवाई खाने के बावजूद और एहतियात करने के बावजूद ये बंद हुए, फिर जो है उनको सर्जरी की ज़रूरत होगी। लेकिन क्यों वो क्रिटिकल कह रहे हैं कि क्या वजह, क्या इनका दिल कमज़ोर है, इनका EF जो है वो पंपिंग जो इको हुआ है वो कमज़ोर आया उसमें, हार्ट क्रिटिकल क्यों कहा है उन्होंने? ड्रॉप हो गया? ड्रॉप हो नहीं, उसमें मोस्ट प्रॉब्लम इनमें से एक आध चीज़ होगी कि हार्ट कमज़ोर हो गया होगा, उसमें रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है, या फिर नालियाँ हैं उनका साइज़ ऐसा छोटा होगा वो उसमें रिस्क बढ़ जाता होगा, तो उन्होंने कहा होगा क्रिटिकल। लेकिन 57 अगर उन्होंने सर्जरी कहा है तो सर्जरी करवाएं, क्योंकि हाँ ये 57 जो है ये काफ़ी यंग एज है। और फिटनेस का मेरा ये ही है कि मैं अपना वेट शुरू में चेक करता हूँ, कंट्रोल कर लेता हूँ, खाना कम कर देता हूँ, वॉक ज़्यादा कर देता हूँ। हाँ वो जो है डूज एंड डोंट्स हैं, जो एहतियात है उसको मैं खुद ऑब्जर्व करता हूँ ताकि मैं अपने मरीज के लिए एक मिसाल बनूँ। बिल्कुल कि मेरा मरीज मेरे पास आए, डॉक्टर साहब, मैं उन्हें कहूँ जी वजन कम करेगा, लोग डॉक्टर साहब पहले अपना पेट तो संभालें, उसको तो पहले कम करें। और सिगरेट अगर पीते हैं तो कहें जी पहले आप खुद सिगरेट
बंद करें और फिर मुझे सिगरेट का बताएं, और अगर आप खुद एक्सरसाइज करते हैं तो मुझे एक्सरसाइज का बताएं, क्योंकि आपने अपनी मिसाल से लोगों को कन्विंस करना होता है। लोग देख के फिर कन्विंस होते हैं, आपका मरीज भी आपको देख के कन्विंस होता है कि डॉक्टर साहब की कैसी सेहत है, कि क्या इनमें वो सारी चीज़ें हैं जो हमें ये मना कर रहे हैं। तो ये करने की ज़रूरत होती है, और मैं समझता हूँ कि डॉक्टर्स हम सबको ही तकरीबन एक मिसाल अपने मरीज के लिए होना चाहिए, आइडियल होना चाहिए कि ये वेट है, आइडियल वेट है, ये रेस्ट है, सिगरेट नहीं पीते, एक्सरसाइज करते हैं, हाइजीन ठीक है, अपना क्लिनिक साफ रखा हुआ है कि नहीं, अपनी जगह साफ रखी हुई है कि नहीं, मरीजों के बैठने की जगह साफ रखी हुई है कि नहीं, अपने बाथरूम साफ रखे हुए हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें वहाँ से शुरू होती हैं। फिर मरीज आपका उसको आप पे एतबार और कन्विंस होता है कि ये सारी चीज़ें जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं ये सही बता रहे हैं और ये मुझे भी ये करनी चाहिए। बिल्कुल, कितनी मज़े की बात की है डॉक्टर साहब ने। ऐसा ही है, हम खुद एग्जाम्पल्स हैं अपने पेशेंट्स के लिए, और खुद डॉक्टर से आप असेस करा सकते हैं, उनकी जगह देख कर असेस कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? जी मैं सवारी से सब बात कर रही हूँ जी। मेरी बेटी की एज है 18 साल और उसको 14 साल की उम्र में यह होता था कि कोई हादसा होता या जलजला होता तो बेहोश हो जाती थी। तो डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि ये पैनिक अटैक है और डिप्रेशन का मसला है, और दिमाग के वो MRI वगैरह टेस्ट भी कई करवाई, वो भी साफ है, लेकिन उसकी अब दिल की धड़कन बहुत ज्यादा, हार्ट बीट तेज होती है, जब वो सीढ़ियाँ चढ़ती है तब हार्ट बीट तेज हो जाती है और सांस फूलती है, और अगर झुककर कोई काम करती है या कोई ऐसा बोझ उठाती है तो उससे भी उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। तकरीबन हफ्ते में कभी 2 दफा होती है या 1 दफा होती है, या ऊंचाई पर चढ़ने से। ठीक है, तो आपने रिसेंटली कराए हैं उसके पूरे टेस्ट? आपने उसका ब्लड, हीमोग्लोबिन, थायराइड, हार्ट के सारे टेस्ट हुए हैं उनके? खुद ही ड्रॉप हो गई। कहाँ से ये बोल रही थी? सवात से बोल रही थी। जी जी, सवाबी से। अच्छा, स्वाबी तो नज़दीक है। अच्छा, उसमें से आई थिंक ये बड़ा ज़रूरी, इनसे ये सवाल जो आप पूछ रही थी बड़ा ज़रूरी थे कि उसके टेस्ट क्या क्या हुए हैं और डॉक्टर साहब ने उसकी डायग्नोज क्या किया, तशखीस क्या हुई है, कौन सी बीमारी है। कुछ दिल की बीमारी हैं जिसमें मरीज़ बेहोश हो जाता है और कई दफ़ा दिल की धड़कन तेज़ हो तो उससे बंदा बेहोश हो जाता है, वो देखने की ज़रूरत है। और अगर वो डॉक्टर ने वो तशखीस कर लिया और डायग्नोज कर लिया और एक इलाज तजवीज़ किया तो फिर वो इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि जब तक वो इलाज नहीं करवाएंगे तो इसी तरह ही जो बच्ची बेहोश होती रहेगी। और जो दवाइयाँ बाकायदगी से लेनी चाहिए, और अगर वो बच्ची थोड़ा एग्जर्ट करने से, सीढ़ियाँ चढ़ने से, चलने से बेहोश होती है तो फिर उसे सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी चाहिए और ज़ोर वाला काम जो है वो नहीं करना चाहिए। इन्हें चाहिए कि अपने डॉक्टर साहब के पास जो वहाँ पे या स्वाबी में या इधर आ जाएं या पेशावर चले जाएं और वहाँ पे या पिंडी में आकर दिखा लें, किसी भी सरकारी अस्पताल में आकर दिखा लें, और वहाँ से पता चले कि बच्ची का एक्चुअल मसला क्या और क्या उसका जो मर्ज़ है उसका इलाज है कि नहीं है। अगर इलाज है जिससे वो 100% ठीक हो सकती है तो फिर उसका इलाज करवाना चाहिए, और अगर वो 100% नहीं ठीक हो सकती, दवाइयों से ठीक हो सकती है, तो फिर वो जो दवाइयाँ तजवीज़ करें वो बाकायदगी से खाएं। हाँ, क्योंकि कुछ साल पहले हुआ था तो वो कह रही हैं कि डॉक्टर ने उनको कहा पैनिक अटैक है और उनके इन्वेस्टिगेशंस क्लियर थे, लेकिन अब भी फिर से इन्वेस्टिगेट करा लीजिए क्योंकि इस तरह से ये नॉर्मल तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो होगा जिसकी वजह से उसको ये वाले सिम्टम्स जो हैं वो आ रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये बात कर रहे थे तो हम थोड़ा सा कार्डियक फेलियर की भी बात कर लेते हैं, जो बहुत सारे लोगों को खांसी होती रहती है और वो समझते रहते हैं कि ओके हमें खांसी हो रही है जी, कोई पल्मोनरी मसला है, और कॉफ सिरप पीते रहते हैं। चलिए कॉलर पहले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से? अब्दुल लतीफ कंबो बात कर रहा हूँ, कोटपनीदार से, शाहपुरा से। जी पूछिए अपना सवाल। जी डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है कि डॉक्टर साहब मैं 6 माह पहले मुझे दिल में घबराहट महसूस हुई और मेरा जो है ना दिल तेज तेज धड़कता था, ऐसे महसूस होता था कि बहुत तेज धड़क रहा है। तो उसके बाद मैंने कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल में जाके अपने टेस्ट करवाए हैं, इको भी करवाया है, PTT टेस्ट करवाया है, और उसके बाद जो है ना एंजियोग्राफी भी मेरी हो चुकी है। सारे टेस्ट मेरे नॉर्मल आए हैं, लेकिन आप भी दिल जो है ना मेरा कभी कभी घबरा रहा है और धड़कन तेज महसूस होती है दिन में। उम्र भी बता दीजिए अपनी। जी 48। और जब आपको दिल की धड़कन तेज महसूस होती है तो उस वक्त आपकी नब्ज कितनी होती है? तकरीबन नॉर्मल ही होती है, इतना ज्यादा नहीं। और ब्लड प्रेशर भी मेरा जो है ना वो 130/90 रहता है, इसके ऊपर नहीं कभी किया। जी बिल्कुल, देखें आपके सारे टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, इवन एंजियोग्राफी भी आपकी नॉर्मल है, हर टेस्ट भी आपके सारे ठीक ठाक है। ये जो घबराहट आपकी होती है कई दफ़ा ये नफसियाती तौर पे होती है, और आपको अभी एक दफ़ा
एक सिटिंग, एक मशवरा जो है अपने साइकेट्रिस्ट के साथ भी करना चाहिए। हो सकता है कि आपके ये जो मसला में घबराहट बता रहे हैं, उनकी दवाइयों से या उनके मशवरे से ये आपकी घबराहट ठीक हो जाए। ये दिल वाला मसला नहीं आप लगता। अच्छा, बहुत सारे लोग डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा कॉफ़ी या चाय भी पी लेते हैं, उससे भी उनकी कैफीन इनटेक से भी बहुत तेज़ हो जाती है दिल की धड़कन, फिर वो अपनी एक्टिविटी भी ऐसी रखते हैं, स्ट्रेसफुल किस्म की चीज़ें देख रहे होते हैं, रात को भी नहीं सोते, और फिर उनकी दिल की धड़कन, इन सारे रीज़न से भी तो देखिए काफ़ी ये बहुत सारा एक खौफ, एक फियर होता है, और हर एक का जो है ना मेंटल मेकअप जो है डिफरेंट होता है। बिल्कुल। वो सिचुएशन को डिफरेंट तरीके से असेस करता है, परसीव डिफरेंट तरीके से करता है, सोचता मुख्तलिफ तरीके से है। और ये जो फीलिंग होती है, कई दफ़ा ये वाली फीलिंग एक्चुअल बीमारी की फीलिंग नहीं होती, ये नफसियाती तौर पे जो होता है स्ट्रेस या एंग्जाइटी होती है, ये उसकी फीलिंग होती है। जब तक वो ठीक नहीं होगी आपकी घबराहट ठीक नहीं होगी। इन्होंने सारे दिल के टेस्ट, एंजियोग्राफी तक होगी, होल्टरमार्टी, ईटीटी, एको, सारे कुछ ठीक आ गया। अब अच्छी बात यह है कि इन्हें दिल की तकलीफ नहीं है, अब इन्हें एक मशवरा जो है वो साइकियाट्रिस्ट से भी बिल्कुल, मेडिटेशन, अच्छी एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग, योगा, रिलैक्सेशन, ये सारा कुछ भी करिए। जी अगले कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? मैं जी फयाज बात कर रहा हूँ, मर्दान। जी पूछिए। मेरा डॉक्टर साहब से ये क्वेश्चन है कि तकरीबन कोई 5-6 हफ्ते हो गए मुझे मेरा ब्लड प्रेशर का जो है ना अप्स एंड डाउन हो रहा है काफ़ी दिनों से ना, ये 3-4 हफ्तों से। लेकिन ज़्यादातर मेरा ब्लड प्रेशर जो बीपी है वो डाउन चल रहा है, यानी कि वो 90, 100 तक और 60-70 इस तरह चलता है। और मेरे ये जो हेड जो पीछे वेन्स है ना, यहाँ पर मुझे शदीद किस्म की दर्द सा होता है, और उसी दर्द की वजह से मेरे इस लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट जो शोल्डर है या लेफ्ट जो बैक, वहाँ पर मुझे दर्द सा उठता है। मैंने नॉर्मल एक डॉक्टर्स को चेकअप करवाया तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप बीपी का मसला है। तो मैं एडवाइस ये लेना चाहता था कि क्या मेरे हार्ट का या कोई इस तरह का कोई प्रॉब्लम में हो सकता है, क्योंकि मैंने अभी तक चेकअप नहीं करवाया। नहीं कराया? कोई दवाई भी नहीं लेते? नहीं, मेडिसिन मैंने सिर्फ और सिर्फ उसके लिए ली थी, बीपी जो डाउन करने के लिए, ये नार्वेसिक वगैरह, नार्वेसिक ये दी थी उन्होंने। आपका मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितना ऊपर गया था ब्लड प्रेशर? मेरा ब्लड प्रेशर बहुत कम, 1-2 दफा गया है, वो 140-150 तक गया है, और नीचे वाला जो है वो तकरीबन 110-115 इस तरह गया है। लेकिन ज्यादातर मेरा ब्लड प्रेशर डाउन चल रहा होता है, और मुझे पता नहीं चलता कि कब मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया, और सिम्टम्स मुझे महसूस नहीं होते। नहीं, इसके देखें जो ब्लड प्रेशर है 95% लोगों में कोई सिम्टम नहीं होते। इसे खामोश कातिल कहते हैं, क्योंकि इसके अलामात कोई नहीं होती, और ये आप चेक करवाते हैं फिर आपको पता चलता है आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है या कम है। आप आई थिंक आपका जो ब्लड प्रेशर है वो एक सर्ज आपकी आती है, आपकी जो बीमारी है आई थिंक उसमें से मेडिसिन की तो ज़रूरत है, क्योंकि आपका एक रीडिंग जो आपकी आई है नीचे वाली डायस्टोलिक की 110 वाली आई है, तो आपको दवाई की तो ज़रूरत है। लेकिन दवाई की थोड़ी मकदार, जैसे अगर आप नॉर्वेस्क लेते हैं तो नॉर्वेस्क की 5 मिलीग्राम की आधी गोली ले लें, पूरी गोली ना लें। और उसमें से कई दफ़ा आप लेते हैं पूरी गोली तो आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर जाता है। और उसको मॉनिटर करें, 2 दफ़ा दिन में ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करें, एक सुबह नाश्ते के बाद और एक शाम को खाने से पहले, सोने से पहले। ये 2 ब्लड प्रेशर की रीडिंग 2 हफ्ते लगातार आप लें, और उसका जो है लेके जो रिकॉर्ड है अपने डॉक्टर साहब को दिखाएं, उसी हिसाब से फिर आपको दवाई जो है वो तजवीज़ की जाएगी। टेस्ट आपके ज़रूर हो जाने चाहिए, जिसमें से छाती का एक्सरे है, ईसीजी है, ब्लड के सारे टेस्ट जो हैं वो हो जाने चाहिए, एको आपका हो जाना चाहिए। और फिर एक होती है हमारी एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, वो होता है कि हम साथ आपके वो डिवाइस या वो गैजेट लगा देते हैं, वो आपको 24 घंटे का ब्लड प्रेशर जो है वो रिकॉर्ड करता है। कुछ लोगों को कई दफ़ा नींद में ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है और आपको पता नहीं चलता, ना डॉक्टर उस वक्त चेक कर सकता, ना आप चेक कर सकते हैं। तो नींद में बहुत ज़्यादा, जिसे हम कहते हैं डिक्यूपेटस हाइपरटेंशन जो कहते हैं, कि नॉक्टर्नल हाइपरटेंशन जो है वो वाले करते हैं, वो वाली हो जाती है। वो अगर होती है तो उसके लिए भी दवाई की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें कर लें। और 90-60 मेरे ख्याल शायद आप दवाई ज़्यादा ले लेते हैं इसलिए आ जाता है। अदरवाइज़ अगर आप नॉर्वेस्क भी लेनी है तो आधी टैबलेट से करें, और एक्सरसाइज, वॉक करें, और अपने सारे टेस्ट एक दफ़ा ज़रूर करवा लें, और एवेल्यूएशन अपनी एक कार्डियोलॉजिस्ट से वो ज़रूर करवा लें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कह रहे थे कि मुझे साइलेंट है, सिम्टम्स नहीं आते, लेकिन साथ साथ इन्होंने खुद बोला कि मुझे हेडेक बहुत होता है। तो आई थिंक हेडेक इज़ क्वाइट अ सिम्टम ऑफ हाइपरटेंशन के नहीं? हेडेक की वजह से ब्लड प्रेशर हो जाता है। अच्छा। ब्लड प्रेशर की वजह से हेडेक बड़ा कम होता है। ये है कि जब आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो ज़्यादा लोगों को जो सिम्टम होता है, जिस्म में थकावट आनी शुरू हो जाती है, जिस्म में दर्दें होनी शुरू हो जाती हैं, आप ज़रूर से ज़्यादा थके हुए महसूस होते हैं, जिस वो कहते हैं कि नींद नहीं आ रही है, डिस्टर्ब्ड है,
वो जब पता चलता है तो ये कि आपका ब्लड प्रेशर, हेडेक जो है ना वो वन ऑफ द सिम्टम्स बड़ा कम होता है। अच्छा। लेकिन ब्लड प्रेशर की वजह से हेडेक नहीं होता, हेडेक की वजह से ब्लड प्रेशर होता है। और लोग हर हेडेक को, हर सर दर्द को कहते हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए गुस्सा ज़्यादा हो जाए मेरा ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। गुस्सा नहीं होता, वो गुस्से से ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाता है, वो हाँ, अदर वे अराउंड। तो इसलिए जब भी आप गुस्सा करेंगे आपका ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाएगा। तो बेसिकली साथ साथ जब स्मोकिंग नहीं करनी, स्ट्रेस फ्री रहना है, तो गुस्सा भी नहीं करना, दैट इज आल्सो वन बिग प्रॉब्लम। और आप भी गुस्सा नहीं करते होंगे। जब आप गुस्सा आने लगे तो आप कहते हैं आप 1 से 10 तक गिनती शुरू कर दें, और उससे भी ना ठंडा हो तो 1 से 100 तक गिनती कर लें, तो उससे गुस्सा ठंडा हो जाएगा। ठंडे पानी के 2-3 घूंट पिएं और लंबे लंबे सांस लें, या वो जगह जहाँ पे आपको गुस्सा आ रहा है और एक वजह है आपके लिए गुस्सा, उसको छोड़ दें और एनवायरनमेंट से हट जाएं जो आपको गुस्सा दिला रही है। बिल्कुल, देखिए आप ना सिर्फ दूसरे को बचा रहे हैं, उस सिचुएशन को भी ठीक कर रहे हैं, और बल्कि अपने आप को भी दिल की बीमारी से बचा रहे हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल अजहर महमूद कियानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। जिन लोगों ने प्रोग्राम देखा उनका भी बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते आप फिर भी देख सकते हैं, और यूट्यूब पे सेहत सबके लिए पे आप सारे हमारे प्रोग्राम्स का रिपीट टेलीकास्ट भी देख सकते हैं, और जितने भी ये दिल के अमराज हैं, उनके इशूज़ हैं, उनके हल भी सुन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया देखने का। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।